कि बच्चों पिछले वीडियो में आप लोगों ने उत्प्रेरक के प्रभाव के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से किसी भी अभिक्रिया पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। तो देखिए क्या होता है ये संघट्ट सिद्धांत। देखिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। देखिए, संघट्टवाद के सिद्धांत को मैक्स ट्राउटज तथा विलियम लुईस ने प्रतिपादित किया था। देखिए किस किसने वो किया था प्रतिपादित? मैक्स ट्राउटज तथा विलियम लुईस ने। यह सिद्धांत गैस की गतिक परिकल्पना पर आधारित है। देखिए बच्चों, गैस की जो गतिक परिकल्पना है उस पर आधारित है ये सिद्धांत हमारा। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारकों को कठोर गोला माना जाता है तथा माना जाता है कि अभिक्रिया अणुओं के आपस में संघट्ट के कारण होती है। देखिए बच्चों, जो ये संघट्टवाद का सिद्धांत है ये कहता है कि जब कोई अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया को होने के लिए अभिकारकों के अणुओं के मध्य क्या होती है? टक्कर होती है। कहने का मतलब है ये सिद्धांत पूरे टक्कर पर आधारित है। ये सिद्धांत ये कहता है कि जब अभिकारकों के अणुओं के बीच में टक्कर होती है तो उस टक्कर से जो अणु होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, और जो सक्रिय अणु होते हैं वही क्या करते हैं? उत्पाद का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो टक्करें हैं वो प्रभावी टक्करें होनी चाहिए। यानी अगर कोई अभिकारक उत्पाद में बदलना चाहता है तो अभिकारकों के मध्य होने वाली टक्कर प्रभावी होनी चाहिए, और जब प्रभावी टक्कर होगी तभी हमारे अणु सक्रिय होंगे, और जब अणु सक्रिय होंगे तो उत्पाद का निर्माण होगा और हमारी अभिक्रिया संपन्न होगी। आई बात समझ में? तो आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं। अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघट्ट को क्या कहते हैं? संघट्ट आवृत्ति कहते हैं, जिसे Z से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो अभिक्रिया मिश्रण है तो किसी भी अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों को ही क्या कहते हैं? संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल Z से इसको प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखो, अभिक्रिया का वेग संघट्ट आवृत्ति के साथ साथ अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा पर भी निर्भर करता है। तो देखिए बच्चों, जो अभिक्रिया का वेग होता है वो संघट्ट आवृत्ति के ऊपर तो निर्भर करेगा ही, साथ साथ अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा पे भी निर्भर करेगा। और देखिए बच्चों, संघट्ट आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी अभिक्रिया का वेग भी उतना ही ज्यादा होगा। भाई संघट्ट आवृत्ति से हमारा मतलब था कि इकाई आयतन में प्रति सेकंड में कितनी टक्करें हो रही है, तो जितनी ज्यादा टक्करें होगी, यानी कहने का मतलब है संघट्ट आवृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी, और संघट्ट आवृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी उतनी जल्दी हमारी क्या होगी? अभिक्रिया होगी। आई बात समझ में? आगे देखिए, अतः अभिक्रिया। अब देखिए हम इस एक अभिक्रिया से इसे समझ लेते हैं। ये कोई अभिक्रिया है, A + B उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए इसके लिए वेग को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो वेग बराबर ZAB E, और ये E की पावर है -EA/RT। क्लियर है? यानी हम इस तरीके से वेग को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ZAB, ये जो ZAB है ये क्या है? ZAB बराबर अभिकारक A और B की संघट्ट आवृत्ति है। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो ZAB है ये क्या है? ये अभिकारक A और B की क्या है? यहाँ पे संघट्ट आवृत्ति है। आगे देखिए, जो E की पावर -EA/RT जो ये है, ये क्या है? ये सक्रियण ऊर्जा के बराबर या अधिक ऊर्जा वाले अणुओं का अंश है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ZAB यहाँ पे क्या है? अभिकारक A और B की संघट्ट आवृत्ति है। क्लियर है? और जो E की पावर -EA/RT है ये सक्रियण ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का क्या है? अंश है। क्लियर है? आगे देखो, उपरोक्त समीकरण की तुलना आरेनियस समीकरण से करने पर हम ये कह सकते हैं कि A संघट्ट आवृत्ति से संबंधित है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारी समीकरण है ये समीकरण हम लोगों ने कब लिखी? जब हम लोग संघट्टवाद पढ़ रहे हैं, यानी जब हम लोग संघट्ट सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो हम अभिक्रिया के वेग को इस तरीके से लिख सकते हैं। और हम लोगों ने आरेनियस समीकरण पढ़ी थी, और आरेनियस समीकरण में हमने पढ़ा था कि वेग बराबर हम क्या लिख सकते हैं? A E, और ये E की पावर -EA/RT। ठीक है? और वहां पे A क्या था? वहां पे A कोई आरेनियस गुणांक था।
क्लियर है। और देखिए जब इस समीकरण की तुलना आर्यनीय समीकरण की तुलना इससे करें तो हम क्या देखेंगे, जो ये A है ये ZAB जो ये संघट आवृत्ति है इससे क्या है, संबंधित है। आई बात समझ में। आगे देखिए, इस समीकरण से सामान्य अणुओं के मध्य होने वाली अभिक्रियाओं की व्याख्या तो की जा सकती है, परंतु जटिल अणुओं के मध्य अभिक्रिया की सही व्याख्या नहीं होती है, क्योंकि सभी संघटनों से उत्पाद नहीं बनते हैं। देखिए बच्चों, ये जो समीकरण है इनसे सामान्य अणुओं के बीच होने वाली अभिक्रिया की तो हम व्याख्या कर सकते हैं, परंतु जटिल अणुओं के मध्य होने वाली अभिक्रिया की सही व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि सभी संघटनों से उत्पाद नहीं बनते हैं। तो उत्पाद किससे बनेंगे? अरे उत्पाद उन संघटनों से बनते हैं, या ये कह सकते हैं उन टक्करों से उत्पाद बनते हैं जो टक्करें क्या होती है, प्रभावी होती है। ठीक है, आगे देखिए, वे संघट जिसमें अणुओं की पर्याप्त गतिज ऊर्जा यानी जिसे हम कहते हैं दहली ऊर्जा, ठीक है, तथा सही विन्यास होता है, उन्हीं से उत्पाद बनते हैं और इन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि वही टक्करें उत्पाद में बदलती है जो क्या होती है, प्रभावी होती है। कहने का मतलब है जिसमें अणुओं में क्या हो, गतिज ऊर्जा हो, ठीक है, अणुओं में दहली ऊर्जा हो, साथ ही साथ अणुओं का क्या हो, सही अभिविन्यास हो, उसी परिस्थिति में जो टक्करें होगी वो प्रभावी टक्करें होगी और उन टक्करों से ही उत्पाद बनेगा। आई बात समझ में। आगे देखो, अब हम यहाँ पे इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए बच्चों उदाहरण देखिए, H2 प्लस I2 से बन रहा है 2HI। क्लियर है भाई, H2 और I2 से 2HI बन रहा है। देखिए अगर इस तरीके से HH और II अगर इनके बीच में इस तरीके से अभिक्रिया हो, यानी अगर इस तरीके से इनका अभिविन्यास और इनके बीच में अभिक्रिया हो तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, यहाँ कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई अभिक्रिया? क्योंकि यह अभिविन्यास सही नहीं है, इनका जो अभिविन्यास है वो सही नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से HH इस तरीके से और II इस तरीके से इस अभिविन्यास में व्यवस्थित होकर अगर टक्कर करते हैं तो टक्करें कैसी होगी, प्रभावी टक्कर होगी और उत्पाद का निर्माण होगा, उत्पाद बनेगा। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आया, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभिविन्यास सही नहीं है और यहाँ पे सही विन्यास है, तो यहाँ उत्पाद का निर्माण नहीं हो रहा, कोई अभिक्रिया नहीं हो रही, जबकि यहाँ उत्पाद का निर्माण हो रहा है। आगे देखिए दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों, दूसरा उदाहरण है ब्रोमोमेथेन से मेथेनॉल का विरचन। देखिए बच्चों ब्रोमोमेथेन से मेथेनॉल का जो विरचन की अभिक्रिया है उसको भी हम समझ सकते हैं। देखिए अभिकारकों का सही विन्यास होने पर ही उत्पाद बनता है। तो देखिए बच्चों जब ब्रोमोमेथेन की अभिक्रिया हम किसी भी क्षार से करवा रहे हैं, यहाँ पे हम क्षार कोई NaOH भी ले सकते हैं या KOH भी ले सकते हैं, तो अभिक्रिया कौन करेगा, OH माइनस अभिक्रिया करेगा, यानी मुख्य जो अभिक्रिया होगी वो CH3Br यानी ब्रोमोमेथेन और OH माइनस आयन के बीच में होगी। कैसी अभिक्रिया है ये, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना। तो देखिए क्या होगा, ये OH माइनस Br को प्रतिस्थापित कर देगा। देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ पे ये OH माइनस Br को प्रतिस्थापित कर देगा और खुद इसकी जगह आ जाएगा। तो क्या बन गया, मेथेनॉल बन गया ना, CH3OH और बाहर क्या निकल गया, Br माइनस। कैसी अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये। अब देखिए एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि अगर अभिविन्यास सही होगा तो क्या अभिक्रिया होगी, और अभिविन्यास अगर गलत होगा मतलब सही अभिविन्यास नहीं होगा तो क्या अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। तो इसे हम समझ लेते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये क्या है, ये ब्रोमोमेथेन है, ठीक है, ये ब्रोमोमेथेन है। ब्रोमोमेथेन में कार्बन से Br जुड़ा हुआ है, कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव और इस पे पार्शियली नेगेटिव है। क्लियर है? अब क्या होगा, जब ब्रोमोमेथेन के साथ में OH माइनस अभिक्रिया करेगा, ठीक है, तो देखिए अगर अनुपयुक्त अभिविन्यास होगा तो क्या होगा और जब उपयुक्त अभिविन्यास होगा तो क्या होगा। देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिए, जब ये जो OH माइनस है ये इस Br की तरफ से अटैक करेगा, ठीक है, तो आप लोगों को पता है OH माइनस ऋणात्मक होता है, जो ये Br है इसको नेगेटिव करके दिखाया हुआ है, कहने का मतलब है इस पे भी पार्शियली नेगेटिव होता है।
होता है भाई, जो यहाँ पे Br है इस पे पार्शियली नेगेटिव होता है। तो ये जब OH माइनस इसकी तरफ से अटैक करने की कोशिश करेगा तो आक्रमण होगा ही नहीं। कहने का मतलब है अभिक्रिया होगी ही नहीं, क्योंकि इस पे भी माइनस आवेश, इस पे भी माइनस आवेश। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे कोई उत्पाद नहीं बनेगा। क्यों भाई? क्योंकि यह अनुपयुक्त अभिविन्यास है। कैसा अभिविन्यास है? अनुपयुक्त अभिविन्यास है। लेकिन अगर देखिए ये जो OH माइनस है, जो OH माइनस है ये इधर बैक साइड से आक्रमण कर रहा है। बेटा देखिए इधर पीछे की तरफ से आक्रमण कर रहा है, ये यहाँ से देखिए बैक साइड से आक्रमण कर रहा है OH माइनस। तो जब ये OH माइनस यहाँ से आक्रमण कर रहा है बैक साइड से, तो देखिए ये बंध धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा और ये वाला बंध धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए OH माइनस ने आक्रमण किया है कार्बन पे। ठीक है, और कार्बन कैसा है? पार्शियली पॉजिटिव है ना, धनात्मक है ये यहाँ पे। तो लीजिए भाई ये जब यहाँ से आक्रमण करेगा तो यह Br माइनस इसमें से बाहर हो जाएगा और OH जुड़ जाएगा। कहने का मतलब है अब यहाँ पे अभिक्रिया होगी। ठीक है, और अभिक्रिया होने पे क्या बनेगा? यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा मेथेनॉल, और जो Br माइनस है वो बाहर निकल जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया? देखिए यहाँ से कि जब इस तरीके से अनुपयुक्त अभिविन्यास होगा, यानी अगर ये OH माइनस Br की तरफ से आक्रमण करेगा तो कोई उत्पाद नहीं बनता है, जबकि ये OH माइनस कार्बन पे अटैक करता है, कार्बन की तरफ से अटैक करता है या बैक साइड अटैक करता है, तो सीधा सीधा क्या होगा, यहाँ पे मेथेनॉल का निर्माण होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि अभिविन्यास का सही होना बहुत ही जरूरी है, तभी वहाँ प्रभावी टक्करें होगी और उत्पाद का निर्माण होगा। आगे देखिए सारांश के रूप में देखिए हम क्या कह सकते हैं। पहला, अभिकारकों के अणुओं के मध्य प्रभावी टक्करें, यानी उनके मध्य क्या होनी चाहिए? प्रभावी टक्करें होनी चाहिए। दूसरा देखिए अणुओं का सक्रियण, अर्थात उनका सक्रिय अवस्था में होना। तो देखिए बच्चों प्रभावी टक्कर होने के साथ साथ अणुओं का सक्रिय होना भी बहुत क्या है? जरूरी है। और तीसरा है टक्कर के समय सही अभिविन्यास, यानी ये तीनों चीजें होनी जरूरी है, तभी क्या होती है? अभिक्रिया संपन्न होती है, उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखिए प्रभावी संघट के स्पष्टीकरण के लिए एक अन्य कारक P, जिसे प्रायिकता अथवा त्रिविम कारक कहते हैं, दिया जाता है। देखिए बच्चों जो प्रभावी संघट है उसको अगर स्पष्ट करना है अच्छे से तो उसके लिए एक अन्य कारक P दिया जाता है, जिसे या तो प्रायिकता या त्रिविम कारक कहते हैं। तो देखिए अब हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, अब वेग बराबर हो गया P ZAB E, और ये E की पावर है माइनस EA/RT। तब हमारा ये क्या हो गया? ये फॉर्मूला हमारा हो गया। क्लियर है? आई बात समझ में? अब आगे देखिए, अतः संघट सिद्धांत में सक्रियण ऊर्जा एवं उपयुक्त अभिविन्यास दोनों ही साथ साथ प्रभावी संघट का मानक निर्धारित करते हैं, अर्थात अभिक्रिया वेग को निर्धारित करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अभिक्रिया वेग के लिए सक्रियण ऊर्जा का भी होना जरूरी है, इसके अलावा अभिकारकों का उपयुक्त अभिविन्यास और उसके साथ साथ प्रभावी टक्करों का होना क्या है? जरूरी है। देखिए बच्चों जब प्रभावी टक्करें होगी तभी अणु सक्रिय होंगे और इसके साथ साथ वहाँ पे एक सही अभिविन्यास भी होगा, तो अभिक्रिया संपन्न होती है और उत्पाद का निर्माण होता है। आगे देखिए संघट सिद्धांत की कमी। देखिए बच्चों संघट सिद्धांत की कमी क्या है? इसमें परमाणुओं और अणुओं को कठोर गोले के रूप में माना गया है। कहने का मतलब है कि जो परमाणु अणु होते हैं उन्हें यहाँ पर कठोर गोले के रूप में मानकर इस संघटवाद को प्रतिपादित किया गया है, जो इसकी क्या है? कमी है। क्लियर है? तो ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों जो हमारी 4th यूनिट थी रासायनिक बल गतिकी वो समाप्त हो चुकी है और अब आगे के वीडियो में हम अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।